जी, recording is on. So we started थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था क्या कंटेंट होंगे, एवोल्यूशन स्ट्रक्चर क्या होगा. देन वी स्टार्टेड विद हिस्ट्री ऑफ वेब. और हिस्ट्री ऑफ वेब में we discussed how the whole story of web started from 1960 और फिर gradually हमने grow किया. इसका लेक्चर रिकॉर्डेड भी मौजूद है. लेक्चर को सुनने में अगर कोई प्रॉब्लम हो, डाउनलोड करने में या ऑनलाइन व्यू करने में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा. और सिमिलरली कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी. यूआरएल होता है, यूआरआई होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, देन हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल. देन देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फॉर्मेट्स, ये हमने डिस्कस किया था. देन आई शोड यू अ पिक्चर ऑफ जायंट्स इन दिस फील्ड. Then we briefly discussed about web development. तो वेब डेवलपमेंट हम किसको कहते हैं ये हमने डिस्कस किया. दैट इट रेफर्स टू डेवलपिंग वेबसाइट्स फॉर होस्टिंग वाया इंटरनेट एंड इंट्रानेट. सो वी आल्सो आई आल्सो एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट. ये आपको एक्सप्लेन किया था. उसके बाद वेब डेवलपमेंट प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो हमने वेब डिज़ाइन करना होता है. Then we start developing the content. First of all, we acquire content, then we upload that content. This all comes under development of web content. और फिर उसके बाद अगर कोई क्लाइंट साइड या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की अगर ज़रूरत हो, then we do it. And then वेब डिज़ाइन को हमने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया था इस पॉइंट में. Then we talk about web programming, which refers to writing, markup, and coding, which is involved in web development and which includes web content, web client, and web scripting. So from today, from here onward, we are coming on to rest of the slides of web history. The first terminology. This terminology you will often listen: Web 2, Web 3, Web 1. So again, it's an important terminology. So I thought that I should briefly explain you, just give you the idea what does these terminologies means. Generally, these questions are asked in interviews. Then Web 1.0 is an old internet, perhaps before you were born, that only allows people to read from internet. I explained you that it means that just like a newspaper, you open newspaper, you read the newspaper, you can scroll through, browse various pages, but you cannot interact, you cannot give input. You are not in a position to give input to that pages or those pages. So such type of portals were called informational portals, so that you were only able to know or read the information or download information. So 1.0 was basically focusing on static web pages, emails, forums, basic search engine, groups, and newsletters. So any student who can tell me what is meant by static web page? स्टैटिक वेब पेज हम किस पेज को कहते हैं? सर इसमें एनिमेशन वगैरह नहीं होती हैं, बटन्स वगैरह. जी थोड़ा सा काइंडली रिपीट कीजिएगा, आवाज़ थोड़ी सी. जिसमें एनिमेशन वगैरह नहीं होती हैं और जो सिर्फ एक पेज ही होता है, उसमें कोई डाटा आ नहीं रहा होता, इनके एक बस पड़ा होता है. हाँ ठीक है. ये एक्चुअली जो हम स्टैटिक, गुड आपका ठीक है आंसर. थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं जो कि डेवलपमेंट टाइम पे जो हम कंटेंट उसमें डाल देते हैं, वो कंटेंट स्टैटिक रहता है. इट डजंट चेंज. जो भी उसका डेवलपर होता है, जो कंटेंट वो डाल देता है एट डेवलपमेंट टाइम, वही कंटेंट उसमें रहता है. तो कई पेजेस हमें इस तरह के भी बनाने होते हैं, स्टैटिक पेजेस. मोस्टली होम पेजेस जो होते हैं वेबसाइट्स के, वो स्टैटिक ही होते हैं. कुछ उसमें एनिमेशंस भी स्टैटिक पेजेस में आ सकती हैं. डायनेमिक पेजेस में ये है कि आपके कंटेंट चेंज हो रहा हो विद सम यूजर इंटरेक्शन.
अगर यूज़र इंटरेक्शन से आपका कंटेंट चेंज हो रहा है, then those pages will come under dynamic pages category. Otherwise कोई कंटेंट डिज़ाइन टाइम में अगर कोई कंटेंट डाल दिया है, कोई एनिमेशन डाल दी है, कोई टेक्स्ट डाल दिया है, कोई पिक्चर डाल दी है, तो लेकिन क्योंकि डिज़ाइन टाइम पे जो डाल दिया उसके बाद चेंजेस नहीं करनी, then that page will be called as a static web page. ठीक हो गया जी। तो आगे देखते हैं वेब 2.0। Web 2.0 is a term that describes the changing trends in the use of World Wide Web technology and web design that aims to enhance creativity, secure information sharing, increase collaboration, and improve functionality of the web, and it is known as Web 2.0. These have led to the development and evolution of web-based communities, hosted services such as social networking sites, Facebook, MySpace. MySpace भी एक तरह का सोशल नेटवर्किंग साइट होती थी 80s की, लेकिन है कि अब फेसबुक और बाकी सोशल एप्स ने जगह ले ली है इसकी। देन वीडियो शेयरिंग साइट्स होती थी जिसमें आप वीडियोस शेयर करते थे। यूट्यूब उस ज़माने में नहीं होता था, but YouTube again, that is one of that category. Wikipedia, wikis, blogs, these things all come under Web 2.0. अब ये समझ लें कि इस वक्त जो हम जनरली वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, ये वेब मोस्टली हम वेब 2.0 कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं इस वक्त। अब जब आगे एनहेंस वेब्स आएंगे तो वो फिर समझें कि हम आगे जाएंगे। एट अ मोमेंट most of the world and most of the website are functional under the concept of Web 2.0. Web 3.0 is a bit futuristic. As you can see, there is a concept of semantic web. Semantic web means changing the web into a language that can be read or categorized by the system rather than human. तो IoTs के जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आजकल, those concepts are Web 3.0 concepts कि instead of humans, now devices have the capability to interact and respond to the changing requirements. एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को डाटा भेजेगी, वो डेटा के मुताबिक जो दूसरी डिवाइस है वो इंटरेक्ट करेगी। तो इन टुडेज वर्ल्ड humans as well as devices have also started interacting with each other. तो जब डिवाइस लेवल पे हम आ जाएंगे उसके बाद फिर डिवाइस के बिहेवियर भी आपका अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट अवेयर होना चाहिए। जैसा कॉन्टेक्स्ट होगा, जैसी सिचुएशन होगी, उसके मुताबिक डिवाइस को बिहेव करना चाहिए। तो इस तरह की जो सिचुएशंस डेवलप होंगी, ऐसा ऐसा हो भी रही हैं। दोस्त कम अंडर सिमेंटिक वेब, जिसमें हम सिर्फ मीनिंग भी जो डिवाइसेस होंगी वो सिर्फ सेंटेक्स नहीं बल्कि सिमेंटिक्स को भी अंडरस्टैंड करेंगी, जो भी इनके साथ जब इंटरेक्शन होगी। तो देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गेटिंग इनटू वेब। इसी वजह से पाइथन इज गेटिंग पॉपुलैरिटी ऑन वेब एज वेल। और उसमें VR जब हम डीप वेब की बात करते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही होती है जब हम उसको ड्रिल डाउन करते हैं। देन मोबिलिटी इज अगेन, वी आर मूविंग, we are connected, and we are getting data everywhere all the time. So we are now getting a transition from Web 2.0 to Web 3.0. Okay, so this particular part covers first section of our lecture, that was the history of web. Now we will see some foundational concepts. इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा ये आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मोस्टली ये लेक्चर जो हमारा कोर्स होगा ये इंटरेक्टिव होगा। इट विल बी मोस्टली बेस्ड ऑन डेमोज और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, लेकिन है कि इनिशियली एक आपको ओवरऑल एक लैंडस्केप देना कि किस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ और किस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं यहाँ पे। That is very important. That's why this particular part of the lectures or this week lectures are based on some
abstract discussion so that you should have a broader idea about various technologies which are involved in web development. Any question up till now? Yes, sir. Okay, so we move forward. So we start with the foundational concepts. How does the web works? We have a browser. It is a kind of a client for a server, and browser requests and displays information. So one of the fundamental concept is this one. Then browser makes requests to the servers, and servers processes those requests based on a set of rules, and these are called protocols. So you might have heard the name of TCP/IP protocols, UDP protocols, IP protocols, TCP protocols, and various other protocols. So we come once these devices communicate, these communicate according to some protocol so that they can interact with correct meaning. So there are certain rules. On the server, a web server software processes the server requests and returns information to the client. तो अब ब्राउज़र क्या करता है? ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है. मे बी सर्वर कैन गेट सम डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, और अगर उसने कोई पेजेस अपने पास होस्ट किए हुए हैं तो उन पेजेस पे जाएगा. किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में कोई पेज पड़ा है तो उस डायरेक्टरी में जाएगा, वहाँ से उस पेज को रेंडर करेगा या सेंड बैक करेगा क्लाइंट को. तो दिस ऑल इज डन थ्रू over TCP/IP protocols. Let's see the graphical depiction of the idea. Here is these are clients, these are browsers, and these browsers mostly work on HTML. The technologies which are used by the browsers are HTML, CSS, and JavaScript, and these technologies are used for displaying, how to display the information, how to present the information to the client. तो ये टेक्नोलॉजीज वो वाली हैं ब्राउज़र की. दीज आर वी आल्सो कॉल्ड दीज ब्राउज़र टेक्नोलॉजीज और क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज. And then over internet, HTTP protocols are used. HTTP protocols are used above TCP/IP protocols. तो जो TCP/IP protocols हैं वो हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं, और ये हमारे एप्लीकेशन लेवल के प्रोटोकॉल्स हैं HTTP. Then HTTP request goes to the web server. Web server handle that request, maybe by interacting with some database. Web server may process some forms, or it may render some sort of dynamic pages, और वो जो भी information client मांगेगा, it will prepare that page for the client, and then it will web server is going to send back the information to the client. Any question on this slide? इससे कैसे पता चलता है कि मैंने कौन से सर्वर में ये फाइल पढ़ी है और वहां से आके लेनी है? हाँ, वो सर्वर में, क्योंकि जब हम डोमेन नेम डालते हैं, जैसे हम कहते हैं google.com, तो उसके पीछे उसको IP एड्रेस लिंक होता है ना उसके साथ, और हर जो सर्वर होता है उसका पब्लिक IP एड्रेस होता है उसका, तो विच इज़ ग्लोबली यूनिक. तो वहाँ से पता चलता है. तो जब आप डोमेन नेम URL डालते हैं तो URL इज़ बेसिकली यूनिक. ठीक है, google.com डालेंगे तो गूगल पे जाएगा. बाकी उनकी अपनी क्लस्टरिंग होती है सर्वर्स की, लेकिन वो दैट इज़ एन इंटरनल इशू. लेकिन हमें हर डोमेन नेम के अगेंस्ट एक पब्लिक IP हमें अवेलेबल होती है. तो अब जब चाहे हम पब्लिक IP डाल दें या हम डोमेन नेम डाल दें, तो वो उस पर्टिकुलर सर्वर पर पहुंच जाता है. तो द योर क्वेश्चन इज़ गुड, एंड द आंसर आई होप आई बीन एबल टू एक्सप्लेन कि जो हर सर्वर होता है उसकी एक पब्लिक IP होती है विच इज़ ग्लोबली यूनिक. उस पब्लिक IP पे वो परचेज करनी होती है. दैट IP इज़ परचेज. हमारे पास EME कॉलेज के पास भी 3-4 पब्लिक IPs हैं, उनकी कॉस्ट होती है, और वो हम जब हमने कोई अपनी यहाँ से कुछ प्रेजेंट करना हो तो फिर हम पब्लिक IP को यूज़ करते हैं.
ठीक है जी, आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन. यस सर. Okay, thank you. Let's move forward. Web page. A document on a web is called a web page. तो जो भी आपका एक वक्त में एक चीज डिस्प्ले होती है, that is called a web page. तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन बात नहीं होगी. Then static versus dynamic web page. तो static versus dynamic web page को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था. Let me explain again with the help of this graphical depiction. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ब्राउज़र है. ब्राउज़र ने सर्वर को से कोई पेज मांगा, तो सर्वर के पास पेजेस पड़े होंगे जो डिज़ाइन टाइम पे पड़े होंगे, एक दफ़ा डेवलपर ने बना दिए होंगे. तो वो उस पर्टिकुलर पेज को उठाएगा सर्वर और ब्राउज़र को वापस भेज देगा, तो ब्राउज़र के पास इंफॉर्मेशन फेच हो जाएगी. यानी सर्वर ने प्रोसेस नहीं किया पेज को, सर्वर ने सिर्फ उठाया पेज पर्टिकुलर लोकेशन से और उठा के वापस भेज दिया है. उस पेज पे कोई कंटेंट क्रिएट करने के लिए कोई सर्वर ने एफर्ट नहीं की. तो इस तरह के पेजेस जो होंगे वो दोज विल बी कॉल्ड एज स्टैटिक वेब पेजेस. ऑन द अदर हैंड, if server has to prepare a page by with the help of some data, और डेटा प्रिपेयर करके फिर डेटा फैच करके फिर सर्वर पेज को प्रिपेयर करता है उसी वक्त रन टाइम पे पेज प्रिपेयर करता है और उसके बाद फिर क्लाइंट को वापस भेजता है. तो इस तरह का पेज जो होता है वो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक वेब पेजेस. मोस्ट ऑफ द टाइम डायनेमिक वेब पेजेस आर लिंक्ड विद द डेटाबेसेस, जहाँ से वो डेटा उठा के और फिर वो पेजेस तैयार किए जाते हैं. Any question on this slide? नो सर. Okay, thank you. Let's move forward. Here you can see the same concept, that this is a static web page. A client browser requests for particular page, particular static page, and server which holds the pages in some particular directory or a folder, it sends a particular page, and that's all. It is only, this is the only job of the server. On the other hand, if for a dynamic web page, server has to get some data from some other place. For example, here it is a database sends the data, then server prepares a page, and then after preparing page, it creates an HTML page, and then it sends back to the browser. So it is another way of depicting the same concept with the help of this diagram. Okay, so we move forward. Then there is a concept of a web browser. Most of you are familiar with web browsers, and these are some popular web browsers: Chrome, Safari. Safari कहाँ यूज होता है, कौन सी डिवाइस पे यूज होता है? आईफोन में. यस, आईफोन आईपैड वगैरह पे सफारी होता है. देन फायरफॉक्स वी जनरली यूज ऑन डेस्कटॉप. एज इज द न्यू वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है. और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो काफ़ी बदनाम हुआ क्योंकि हैवी बहुत है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, इसलिए पीपल जनरली डोंट लाइक इट. तो पॉपुलर. और एक ओपरा है. ओपरा कहाँ पे होता है, कहाँ पे देखा आपने? क्लास में. दोबारा से सारा चेक कर दो. मैंने सबके अप्रूव कर दी. एक मिनट होल्ड करना. मैं 1 मिनट था, मुझे 2 मिनट दें काइंडली स्टूडेंट्स. देयर इज अ प्रायोरिटी कॉल.
आकाशा आपने कोर्स ड्रॉप नहीं कर दिया था? SU. Okay जी, so sorry for a little break. Okay, so you are talking about the browsers. Opera कहाँ पे यूज होता है? तो बहुत कम देखा ये वाला तो कम देखा है, लेकिन देखा तो होगा कहीं पे। सो मोबाइल में भी यूज हो जाता है, उसे डेस्कटॉप में भी। मोबाइल में आपको नजर आएगा ओपरा, ये बड़ा लाइट वेट सा ब्राउजर है। ठीक है जी। सो दीज आर द ब्राउजर्स एंड दिस इज समटाइम वी कॉल इट यूटिलिटी एप्लीकेशन, समटाइम वी कॉल इट क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, क्योंकि ये फ्री होते हैं। तो ये सारे फ्री हैं and client can use it. Okay, other is the concept of a web server. Web server is a computer that delivers web pages. Very precise statement. The most popular web server software is Apache HTTP सर्वर। Apache आपने सुना होगा। जनरली PHP वगैरह की डेवलपमेंट जब की जाती है तो पूरा एक उसका सेट होता है जो डाउनलोड करते हैं। Apache समेत PHP का सारा सेटअप डाउनलोड हो जाता है। And another most popular web server is Microsoft Internet Information Server for Windows। ये भी पॉपुलर है। जनरली जब ASP.NET की डेवलपमेंट की जाती है तो लोग जनरली ISS को यूज़ करते हैं बिकॉज इट हैज़ मोर compatibility with Microsoft technologies। ASP.NET is again from Microsoft and IISS is also from Microsoft। ठीक है जी। और जो Apache है इट इज़ एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। तो ये जो पॉपुलर है वो PHP के साथ यूज़ किए जाते हैं ज़्यादा। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? Okay, चलें move forward. Scripting languages. Again, you will often hear, and if you go for interview, you will often ask for these questions. Scripting language is a programming language that supports writing of scripts. It supports writing of scripts. For web pages, these are instructions either to the web browser और टू द वेब सर्वर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो वेब ब्राउज़र भी समझता है, अंडरस्टैंड करता है, और वेब सर्वर भी अंडरस्टैंड करता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को। एंड वेब डेवलपमेंट कंप्राइजेज ऑफ सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो इसलिए हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि जी क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं और सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं। बिकॉज कुछ लैंग्वेजेस क्लाइंट साइड पे यूज़ होती हैं, पॉपुलर हैं, और कुछ सर्वर साइड पे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड ये दो तरह की डिफरेंट साइड की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? नो सर। थैंक यू। आगे चलते हैं जी। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। Client side scripting cannot be used to connect to the databases of web servers, क्योंकि ये client side पे है और databases जो होती हैं वो server side पे होती हैं। तो जो client side की languages हैं ये browser के ऊपर ही interact करती हैं, browser की जो functionality है उसको use कर रही होती हैं। तो कई किस्म की एनिमेशन जो होती हैं वो आपकी क्लाइंट साइड पे हो जाती हैं, आपको सर्वर से एनिमेशन नहीं करवाने की ज़रूरत होती। क्लाइंट ही आपका ब्राउज़र इतने पावरफुल हो गए हैं कि आप बहुत कई किस्म की एनिमेशन आप ब्राउज़र के ऊपर ही कर लेते हैं विदाउट इंटरेक्टिंग विद योर सर्वर। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कांट एक्सेस फाइल सिस्टम दैट resides at the web server. Again, the reason is same कि client side is used, scripting is used only in the browser. Example of client-side scripting languages are JavaScript, ActionScripts, TypeScripts. So we will focus, जो हम cover करेंगे हम JavaScript को cover करेंगे. That is the most popular scripting language. Let's see the idea in a graphical depiction that what happens
यहाँ पे आप देखें तो जो एक फॉर एग्जाम्पल ये क्लाइंट बैठा हुआ है, ठीक है, क्लाइंट बैठा हुआ है, इसने क्या किया, इसने कहा जी मुझे ये मेरी एक फ़ाइल है, HTML फाइल है, उसका नाम है vacation.html, ये फाइल मुझे भेज दो। गेट का मतलब है, गेट एक फंक्शन होता है, गेट फंक्शन यूज़ करता है, कहता है प्लीज़ प्रोवाइड मी vacation.html फाइल विच इज़ अवेलेबल टू यू। अब वो क्या करेगा, सर्वर वो फाइल को वापस भेज देगा। तो सर्वर ने कोई काम नहीं, सिर्फ उसने स्ट्रेट अवे जो फाइल पड़ी थी उसके बाद उसने HTML फाइल वेकेशन की उसने वापस भेज दी। अब यहाँ पे अब उस फाइल में कोई एनिमेशन चलानी है, कुछ और इस तरह का काम करना है, तो वो जब फाइल पहुँच जाएगी तो फिर उसके बाद ब्राउज़र का काम शुरू हो जाएगा। ब्राउज़र के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शनैलिटी को हैंडल कर सकता है, तो वो उस पेज पे लिखा होगा कि ब्राउज़र ने क्या करना है, तो ब्राउज़र अपना कोई जो भी उसने एक्शन करना होगा वो करेगा, और उसके बाद जो भी अपडेटेड पेज होगा इट विल शो टू द क्लाइंट। ठीक हो गया जी? एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? यू कैन सी द रेफरेंस बिलो, जहाँ से ये इंफॉर्मेशन उठाई हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, जाके डिटेल में भी जा सकते हैं। So client-side scripting languages have certain advantages and certain disadvantages. The advantages are that these allow for more interactivity by immediately responding to the user actions. इंटरेक्टिविटी क्यों ज़्यादा हो जाती है क्लाइंट साइड लैंग्वेज में, कि क्योंकि सर्वर तो जाना नहीं है, तो ब्राउज़र ने खुद ही फंक्शनैलिटी करनी है, जो उसके अंदर उसके अंदर जो उसके इंजन है उसने ही सारा प्रोसेस करना है, तो इसलिए बहुत फास्ट इंटरेक्शन हो रही होती है यूज़र के साथ। Secondly, it executes quickly because they don't require trip to the server. Same point, it executes quickly. It can give developers more control over the look and the behavior of their web widgets. For example, क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक को सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं है टाइम फेच करने के लिए, क्लॉक जो है वो लोकल मशीन से उठा के वो डेटा दे सकता है। तो इसमें ब्राउज़र जो हमारी फंक्शनैलिटी है क्लॉक की, उसके लिए हमें सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्राउज़र खुद ही उस क्लॉक को, उसकी एनिमेशन, उसकी नीडल का हरकत करना, वो सारी चीज़ें ब्राउज़र ऑटोमेटिकली खुद ही कर सकता है। On the other hand, what are the disadvantages? Not all browsers support scripts, therefore users might experience error if an alternative have been provided. So, and different browsers and browser versions support scripts differently. Thus, more quality assurance testing is required. और जब आप वेब डेवलपमेंट में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा एक कॉस्ट होती है टेस्टिंग की। वजह ये है कि जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो फिर आपको हर ब्राउज़र पे उस अपने पेजेस को टेस्ट करना पड़ता है, तो इसकी वजह से आपकी टेस्टिंग का टाइम और कॉस्ट बढ़ जाती है, और वजह उसकी यही है कि हर ब्राउज़र एक किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को उस सिमिलर तरीके से हैंडल नहीं कर रहा होता। तो इसलिए आप देखते हैं कि जी कई दफ़ा लिखा होता है, जिन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की होती डेवलपर्स ने, उन्होंने लिखा होता है जी ओनली इंटरनेट एक्सप्लोरर टू बी यूज या ओनली क्रोम टू बी यूज, इस तरह करके अक्सर लिखा होता है, स्पेशली गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, क्योंकि वहाँ पे इतना कोई इसकी क्वालिटी एश्योरेंस का मामला नहीं होता। तो इसलिए ये हर जब डेवलपमेंट की जाती है तो फिर हर टेस्टिंग के जो होते हैं वो हर ब्राउज़र पे टेस्ट करते हैं, ताकि एक दफ़ा श्योर हो जाए कि वो फंक्शनैलिटी सिमिलर तरीके से चल रही है हर ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? नो सर। ओके जी, नाउ कमिंग ऑन टू सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. So this scripting can use huge resources of the server. Huge भी हो सकती हैं लेकिन कम भी हो सकती हैं resources. It depends on the functionality. The server is where web page and other content lives. I repeat, the server is where web pages and other content lives. Complete all processing in the server. We are talking about server side scripting. सारी जो प्रोसेसिंग होगी वो सर्वर के अंदर होगी,
एंड सेंड प्लेन पेजेस टू द क्लाइंट। तो उसके बाद वो सारी फंक्शनैलिटी करके करके प्रोसेसिंग करके सर्वर पेज तैयार करता है। HTML पेज को तैयार करता है, सर्वर प्रिपेयर करता है उस पेज को और उसके बाद सेंड करता है। इट रिड्यूसेस क्लाइंट साइड कंप्यूटेशनल ओवरहेड। ये एक तरह का फ़ायदा है कि क्लाइंट साइड पे जो कोई अगर हैवी प्रोसेसिंग करनी है, हैवी किस्म की कंप्यूटेशनल करनी है, तो वो फिर क्योंकि क्लाइंट साइड के कंप्यूटर, अगर क्लाइंट साइड पे आप हैवी स्क्रिप्टिंग करेंगे तो आपका पुरानी मशीन्स जिनकी प्रोसेसिंग पावर कम है वो नहीं चल सकती या वो फिर मेल फंक्शन करती हैं। इसलिए जब हैवी प्रोसेसिंग करनी हो तो हम फिर प्रोसेसिंग को सर्वर को भेज देते हैं ताकि सर्वर प्रोसेसिंग करके और हमें पेज तैयार करके भेजें, क्योंकि पेज लाइट वेट होता है जब एक दफ़ा तैयार हो जाए, लेकिन प्रोसेसिंग में कंज्यूम रिसोर्सेज। द सर्वर सेंड्स पेजेस टू द यूजर और क्लाइंट ऑन रिक्वेस्ट। Example of server-side scripting languages are PHP, ASP, Perl, and Ruby. And out of these, we will cover in this course PHP, क्योंकि PHP काफ़ी फेमस है तो उसको हम कवर करेंगे और कुछ हद तक Python को भी कवर करेंगे। Okay, let's see the comparison between client script execution and server script execution. तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है उस जगह पे आ रहा है कि सर्वर पे जब रिक्वेस्ट जाती है, फॉर एग्जांपल ये PHP की रिसोर्स हमने मांगी है, तो PHP का पहले पेज तैयार होगा बाय गेटिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। PHP का पेज तैयार होगा, तैयार होकर वेब सर्वर पे HTML फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उसके बाद फिर देन इट विल सेंड टू द क्लाइंट और क्लाइंट को फिर ये डिस्प्ले होगा पेज। जबकि इसमें यहाँ पे स्ट्रेट अवे बस उसको वापस चला जाता है, कोई यहाँ प्रोसेसिंग नहीं है क्लाइंट साइड, अगर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हम कर रहे हैं तो। ओके, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। द एडवांटेजेस आर दैट इट रिड्यूसेस द लोड ऑन यूजर कंप्यूटर। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके अगर पुराने कंप्यूटर्स हैं, i3 है, कोर टू डू है, वो कंप्यूटर्स भी आपके यूज़ किए जा सकते हैं जिन कंप्यूटर्स पे पुराने ब्राउज़र्स चल रहे हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग आपकी सर्वर पे हो रही है, क्लाइंट साइड पे नहीं हो रही। एंड एज इट डज नॉट रिक्वायर प्लगइन्स एंड ब्राउज़र स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजीज, यू कैन यूज़ इट टू डायनेमिकली क्रिएट पेजेस ऑन अ फ्लाई। आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो डायनेमिक पेजेस क्रिएट करने के लिए ही यूज़ होती है। रन टाइम पे पेज बनता है और वो रिटर्न किया जाता है। न्यू पेजेस कैन इवनली बी इंस्टेंटली क्रिएटेड बेस्ड ऑन सर्टेन यूज़र इंटरेक्शन। तो क्योंकि उसमें लॉजिक इस तरह की होती है कि आप कई दफ़ा ये होता है कि एक ये टेक्नोलॉजी भी होती है कि आप पेज एक दफ़ा बना लेते हैं और उसमें अगर कुछ जगहों पे डेटा, सिर्फ पूरा पेज लोड नहीं करना, सिर्फ डेटा ही चेंज करना है, तो आपके पास कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी भी अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ सर्वर से वो वाला डेटा फैच करके तो डेटा को चेंज कर देती हैं। तो उससे आपका काफ़ी जो काम आसान हो जाता है कि पूरा पेज लोड करने के बजाय सर्वर से सिर्फ वो डेटा जो जिन जगहों पे फिल करना है, थोड़ी छोटी मोटी जगहों पे उन जगहों को फिल करवा देते हैं डेटा से। Then the disadvantages are that it requires a scripting software to be installed on the server. कई दफ़ा ये होता है कि जब आप चीप सर्वर्स पे होस्टिंग करते हैं अपनी वेबसाइट्स की, तो चीप सर्वर्स जो होते हैं वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करते हैं लाइक PHP, पाइथन वगैरह, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे ASP.NET उसको सपोर्ट नहीं करते। जो एक्सपेंसिव सर्वर होते हैं जो आपसे ज़्यादा पर मंथ चार्जेस ले रहे होते हैं वो ASP.NET पेजेस को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये भी होता है कि जब आप वेबसाइट आप चूज़ करते हैं कि जी आपने कहाँ पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है, तो उनसे पूछना पड़ता है कि जी आप कौन कौन से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है आपका सर्वर। फिर उन्होंने भी अपना कॉस्ट कई दफ़ा बनाई होती है कि जी फ़लाँ सपोर्ट चाहिए तो ये कॉस्ट होगी, फ़लाँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की को सपोर्ट चाहिए तो ये कॉस्ट होगी। तो दिस हाउ थिंग्स वर्क। Many scripts and content management solutions tools require database in order to store dynamic data. तो फिर जो हमारे डोमेन साइट पे जहाँ पे हम वेबसाइट को होस्ट करते हैं उनसे हमने ये भी पूछना होता है हमें कि डेटाबेसेस आप कौन कौन सी सपोर्ट करते हैं।
जनरली माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशंस में जो डेटाबेसेस सपोर्ट करते हैं वेब सर्वर्स, दोज आर एसक्यूएल सर्वर्स, और अगर कोई और हो तो उसके लिए माई एसक्यूएल वगैरह होती है। पीएचपी के साथ माई एसक्यूएल होती है। अगेन इट इज़ एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Something about markup and programming languages. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a markup language for describing web pages. एक वेब पेज को किस तरह नजर आना चाहिए, HTML ये बताती है। कहाँ पे फॉन्ट बड़ा होगा, कहाँ पे फॉन्ट छोटा होगा, कहाँ पे राइट साइड पे रखना है, लेफ्ट पे रखना है। तो जो फॉर्मेटिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं, फॉर्मेटिंग रिलेटेड इश्यूज आर हैंडल्ड बाय HTML। स्पेसिंग वगैरह डालनी है आपने, जो इस तरह काम करने हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अ मार्कअप लैंग्वेज इज सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। तो इसमें डिफरेंट टैग्स होते हैं। वंस विल स्टार्ट HTML, then I'll explain you. Then it is there is another language called XML. XML stands for Extensible Markup Language. XML was designed to store and transport data. आपने शायद ये टर्मिनोलॉजी सुनी हो XML डेटाबेसेस की। तो XML डेटाबेसेस भी होती हैं जो कि, तो XML का जो बुनियादी फ़र्क है HTML से कि आप XML में डेटा स्टोर कर सकते हैं और XML के ज़रिए डेटा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। XML was designed to be both human and machine readable. तो ये दिस इज XML। देन इज CSS। CSS stands for Cascading Style Sheets, and these styles define how to display HTML elements. Stylistic information of web pages is created using CSS। अच्छा, CSS जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि स्टाइल शीट है। आप उसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाती हैं तो आप कोई एक टेम्पलेट ले लेते हैं, और जब आप टेम्पलेट ले लेते हैं तो फिर सारी जो स्लाइड्स होती हैं उन पे एक पर्टिकुलर टेम्पलेट अप्लाई हो जाता है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट का भी यही काम होता है। एक आप स्टाइल शीट, एक उसमें एक टेम्पलेट डिफाइन हुआ होता है स्टाइल शीट में। तो जो पेजेस उस स्टाइल शीट को अपनी फॉर्मेटिंग के लिए रेफ़र करते हैं, तो वो पेजेस उस स्टाइल के मुताबिक ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ एक स्टाइल शीट को चेंज करने से सारी की सारी वेबसाइट की आउटलुक चेंज हो जाती है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ CSS। देन अनदर इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इज पाइथन। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड ऑन सर्वर टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस, और ज़्यादातर AI बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए पाइथन यूज होती है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? ओके, एनी स्टूडेंट? आप नो कह देते हैं, पता चले बाकी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना हो, फिर क्या बनेगा? एनीवन एल्स? नो सर। अच्छा, चलें, ठीक है, गुड। ओके, सो कहाँ पहुँचे हम? ठीक है जी। तो अब हमारा जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स का सेक्शन है दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड। A little more discussion on scripting languages। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, बल्कि ये हमने कवर नहीं करी है। हाँ, ये हमने कवर कर लिया स्क्रिप्टिंग भी। ओके, नाउ इसके बाद आ गया, यू विल ऑफन, एक मिनट में ज़रा इसमें एक सेक्शन ऐड कर लूँ, फुल स्टैक। अच्छा जी, नाउ आवर सेक्शन इज फुल स्टैक डेवलपर। आपने कभी सुना है फुल स्टैक डेवलपर की टर्म? यस सर, जो फ्रंट एंड भी डेवलप करे और बैक एंड भी डेवलप करे। यस, यू आर राइट।
और जनरली फुल स्टैक डेवलपर ऑब्वियसली एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन्वॉल्व होती हैं। तो कुछ तो गॉड गिफ्टेड कैपेबिलिटीज होती हैं लोगों की और कुछ शौक वाले होते हैं। तो आपको दोनों साइड्स, जिनको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों टेक्नोलॉजीज हैंडल कर सकते हैं, और इवन जो सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर्स, उनको भी हैंडल कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड फुल स्टैक डेवलपर्स। और हर टेक्नोलॉजी के अपने स्टैक्स होते हैं, ठीक है। पीएचपी का स्टैक डिफरेंट होगा, माइक्रोसॉफ्ट का स्टैक डिफरेंट होगा। तो ये फिर उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने आपके फ्रंट और बैक साइड की मामलात हैं उनको जो समझता है उसे हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट टर्म है, काफ़ी पॉपुलर है कि जी बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे। तो मैंने कहा थोड़ी सी आपको ये भी, इस पे भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। A full stack developer is a person who can develop both client and server software. And to become a full stack web developer, one must follow these steps. अब अगर आपने बनना है, और आप में से अक्सर की ख्वाहिश भी होगी, तो इसलिए मैंने ये स्लाइड्स कुछ डाली हैं। स्टेप 1, every web developer must have basic understanding of HTML, CSS and JavaScript. तो आपका स्टेप 1 तो हम कवर करेंगे इस कोर्स में, ठीक हो गया। स्टेप 2 में आफ्टर लर्निंग HTML एंड CSS इट इज़ टाइम टू डिग डीपर एंड यू शुड लर्न हाउ टू यूज़ मैप्स, फॉन्ट्स, आइकॉन्स इन HTML। तो ये भी स्टेप 2 भी कुछ हद तक हम कवर करेंगे, लेकिन ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल course. Then next is the time to look at some frameworks, for example Bootstrap, WSS, Angular. इसमें से हम कुछ एक आधा फ्रेमवर्क को देखेंगे, keeping in view the time limitations. Then we will then you should learn backend technologies such as PHP, SQL, Python, etc. तो हम इसमें से भी इन लैंग्वेज को भी कुछ हद तक कवर करेंगे। बाकी है कि जब आपको सिंटैक्स का आइडिया हो जाएगा, जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे आप, बाकी है कि उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए फिर आपको अलग से टाइम लगाना पड़ेगा, तो फिर वो आपकी एक्सपर्टीज़ आएंगी। लेकिन आपको एक बेसिक किक स्टार्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह इस कोर्स से। ओके जी, सम पॉपुलर स्टैक्स, ये कुछ नाम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। लैम्प स्टैक which includes the technologies JavaScript, Linux, Apache, MySQL, PHP. Then is a LAMP stack in which JavaScript, Linux and Nginx, MySQL, PHP is used. Then there is a mean stack which uses MongoDB, Express, Angular, JS and Node.js. Then Django stack which involves Python. And then the Ruby on Rails stack which includes Ruby, मेन जो इसका हार्ट है। तो अब ये देखें इसमें कि जावास्क्रिप्ट सब यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इन वेब, जावास्क्रिप्ट सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को लाजमी कवर करेंगे। ओके, द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग वेब स्टैक डेवलपर, you can master all techniques involved in the development projects. You can make, आप अपनी कंपनी बना सकते हैं अगर आपको सारी टेक्नोलॉजीज पता हैं, तो you can start from the scratch, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं अपना। You can make prototypes very rapidly. You can provide help to all team members. You can reduce the cost of project and time used for team communication. You can switch between front and back end development based on your requirement. You can better understand all aspects of new and upcoming technologies. तो आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए, डिपेंड करता है कि आप you can make your career as a full stack developer, और आपको ऑनलाइन भी काफ़ी काम मिल जाता है if you want to do फ्री, अगर आप काम करते हैं एज अ फ्रीलांसर।
ओके सो इट अच्छा इसमें चलें थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये एंड वाली स्लाइड गलत आ गई है एक्चुअली, इसको मैं ले जाऊँ नीचे। हाँ ओके, नाउ लेट्स सी समथिंग इन एक्शन। अच्छा जी तरीके okay, let me give you a brief idea about an internet information server. Internet information server is a web server and it is Microsoft technology. इसमें इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर आपने इंस्टॉल करना होगा आपने। मैं इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर को इसलिए भी डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली आर स्टूडेंट यूज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो ये सर्वर आप विंडोज़ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने करना क्या होता है, आप यहाँ पे अगर लिखते हैं IIS, IIS स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर, तो ये आपको बल्कि आप लिखें विंडोज़ फीचर्स। इंस्टॉल कैसे करना है आपने, विंडोज़ फीचर्स। Turn Windows feature on and off. This I should write precisely. Turn window features on and off. ये लिखा हुआ आ रहा है, मैं टाइप भी करूँगा तो ये फिल्टर हो जाएगा इसको। Turn Windows features on and off, ये किया मैंने। तो अब आप देखेंगे इसमें बहुत से ऐसे फीचर होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होते। लेट्स सी, ये खुलता है तो दिखाता हूँ आपको। नज़र आ रहा है ना आपको ये विंडोज़ जो मैं अभी एक्शन कर रहा हूँ? यस सर। अच्छा ये देखें इसके अंदर .NET फ्रेमवर्क 3.5, 4.8, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। इसको आप अनचेक करेंगे तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा मेरे कंप्यूटर से। देन यू कैन आल्सो सी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने चेक करना है। अगर इसको थोड़ा सा देखेंगे तो इसके अंदर WW सर्विसेज हैं और FTP सर्वर भी इंस्टॉल हो जाता है, आपने नाम सुना होगा। हम नहीं कवर करेंगे इसको, बहरहाल इट कैन बी आल्सो बी इंस्टॉल्ड, यहाँ मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ये आपने चेक करना होगा तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा और बड़ी आपको काम की चीज़ें नज़र आएंगी इसे, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ये काम की चीज़ है। टेलनेट क्लाइंट ये जनरली डीबगिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। सिंपल TCP/IP सर्विसेज, अगर आप नेटवर्किंग का कोर्स किया हो तो उसमें कुछ ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। ठीक हो गया। सो यू विल फाइंड वेरी सर्विस। आपने करना क्या है, आपने ये इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस को चेक करना है और ओके करना है। मैंने चेक करके ओके करके मैंने इंस्टॉल किया है। जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो मैं फिर यहाँ पे लिखूँगा IIS, तो यहाँ पे सर्च में आ गया इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। मैं अगर इसे खोलूँ तो ये पूरा इसका कंसोल खुल जाता है। ठीक है जी, ये आपने आज तजर्बा करना है, इसको इंस्टॉल करना है। और इस कंसोल में आपको मैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी अपना पूरा सर्टिफिकेशन होती है, तो हम जो हमारे कोर्स से रेलिवेंट चीज़ें होंगी बस हम वो कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ है डिफ़ॉल्ट पेजेस, ये डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं। डिफ़ॉल्ट पेज का क्या काम होता है, जब आप इंटरनेट इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो आप जब जाके ब्राउज़र में लिखेंगे लोकल होस्ट, ये पेज खुल जाएगा आपका। इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ टेस्ट दैट योर वेब सर्वर इज़ ऑपरेशनल, काम कर रहा है। जब आप लोकल होस्ट लिखेंगे तो लोकल होस्ट का मतलब है कि जो लोकल कंप्यूटर पे वेब सर्वर है वो आप ब्राउज़र में खोल रहे हैं। इसी तरह
जैसे लोकल होस्ट लिखा है, मैं इसके लूप बैक आईपी भी डाल सकता हूँ 127.0.0.1, ये आईपी एड्रेस है। अगर मैं ये डालता हूँ तो अगेन आई विल गेट द सेम पेज। व्हाई आई विल गेट द सेम पेज? ये आप अपने लोकल कंप्यूटर का ये आईपी एड्रेस है, जो कि लूप बैक आईपी एड्रेस कहते हैं इसको हम। तो ये जब आप करते हैं तो ये अगेन वेब सर्वर पे चला जाता है और ये उसका वेब पेज खोल देता है। जो एक चीज़ जो दूसरी बताने वाली है वो ये है कि ये इंस्टॉल कहाँ पे होता है। ये इंस्टॉल हो जाता है सी ड्राइव में। आप किसी ड्राइव इसकी चेंज भी कर सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ इंस्टॉल्ड इन सी ड्राइव, और इसमें एक फोल्डर बनता है आई नेट पब। ये आई नेट पब को खोलेंगे तो इसके अंदर आपको मुख्तलिफ फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये कस्टम एरर खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जितने आपको काफ़ी एरर्स आ रही होती हैं वेब पेजेस से, कई दफ़ा 401 एरर आ जाती है, 404 एरर आती है। ये सारे रेडीमेड बने बनाए पेजेस पड़े हुए हैं। लेट मी शो यू वन पेज ओपन विद क्रोम। तो ये देखें, ये एक पेज, ये रेडीमेड पेज है। अगर कोई एरर आएगी 401 तो ये वाला पेज सर्वर उठा के आपको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, इस और भी बहुत सारे पेजेस हैं। एक और देख लेते हैं, 404 देख लेते हैं। ओपन विथ क्रोम। देखें 404 एरर, फाइल डायरेक्टरी नॉट फाउंड। तो रेडीमेड पेजेस पड़े होते हैं। सर्वर जब देखता है कि उस पर्टिकुलर टाइप की एरर है तो वो वाला पेज उठा के आपको डिस्प्ले कर देता है। इसी तरह जो वेबसाइट हमने लोड करनी होती है वो हम वेबसाइट हम www रूट में रखते हैं। यानी कि जब मैंने लोकल होस्ट किया, यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट, तो ये एक्चुअली किस फोल्डर में गया है? ये जो गया है ये गया है www रूट में। इस फोल्डर में जो कुछ पड़ा होगा वो डिस्प्ले करेगा। अब इसमें डिफरेंट पेजेस पड़े हैं। डिफ़ॉल्ट HTML पड़ा हुआ है, IS स्टार्ट HTML पड़ा है, इंडेक्स HTML पड़ा हुआ है। तो ये पेजेस डिफरेंट खोल देता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं अगले लेक्चर में। तो टाइमिंग हमारी 5 से 6 ही चल रही हैं। चलें, इस वीक में 5 से कल मेरी एक्चुअली क्लास है मास्टर की 5:30 से 8:30। तो हम अगर कल लेक्चर कर लें 4 से 5, क्या ख्याल है? क्यों जी? तो स्केड्यूल देखना पड़ेगा कि उसमें फ्री है कि नहीं। स्केड्यूल में देखना पड़ेगा कि उस टाइम फ्री है कि नहीं। आप लोग फ्री सर हैं ना? आई थिंक आप लोग तो फ्री हैं, मेरा ख्याल है मेरे साथ 3:30 से आप ऑनवर्ड फ्री हो जाते हैं सारे। में मुझे तो यही पता चला है। सर, कोई लेकिन सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे पे है वो हमारे पास। कल कल फ्री नहीं है? कल वैसे अब जैसा मेरे सिंडिकेट का फ्री है, बाकियों का नहीं, मैं कुछ कह सकती हूँ। वैसे कल हमारी 2 से 5 एक लैब है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले फिर 5 से 6 ही करेंगे, उनको आगे ले जाएंगे। ठीक है, फिर कल से 5 से 6 ही कर लेंगे। ठीक हो गया। चले, आई होप यू हैव अभी आगे अब सारा प्रैक्टिकल काम शुरू होने लगा हमारा। ठीक है, आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने। अब सारा हाथ का काम है। अब देखते हैं कौन हाथ के काम में कितना स्किलफुल बनता है। ठीक हो गया जी। एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस कोर्स इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, विल मीट टुमारो। मजे का कोर्स है वैसे ये ना।